जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अर्थात एलएलपी, सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप के बारे में। क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सब के सब मैंने एकत्रित किए हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, चाहे आप एकेडमिक की बात करें चाहे कंपटीशन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब के सब आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। जितना लिखा हुआ आपको हमारे पीछे दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को आज डिस्कशन करना है, तो रुके रहिए लगभग 15 से 20 मिनट हमारे साथ। आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एलएलपी बना क्यों। जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां कौन कौन सी? जैसे फंड अराइज करना बहुत ही इजी हो जाता है, रिस्क आपस में बट जाता है, कैपिटल ज्यादा आ सकती है, मैंने बता दिया फंड अराइज करना इजी होता है, वर्किंग हैंड्स बढ़ जाते हैं, जो अनुभव का लाभ मिलने लगता है क्योंकि पार्टनर्स हमारे साथ आ जाते हैं, मैनेजरियल स्किल बेहतर हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ता है जिसके कारण प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। ये सब फायदे मिलते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी डिमेरिट है पार्टनरशिप की, वो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो पहले तो फर्म की एसेट्स बिकेंगी, उसके बाद अगर वो पूरा नहीं हुआ तो पार्टनर्स की घर की संपत्तियां भी बिक जाएंगी। अब ये रिस्क कितना बड़ा है। देखो, व्यवसाय में हमेशा कैजुअलिटी बनी रहती है, आकस्मिकता हमेशा बनी रहती है। इनका निर्माण लाभार्जन के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरा पहलू तो होता है ना हानि का। किसी भी सिक्के को उछालोगे तो क्या हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल ही आएगा? हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है। तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन होता है, लेकिन उसमें हमेशा हानि होने की संभावना व्याप्त रहती है। मान लो लॉस हो गया, और इतना तगड़ा लॉस हुआ क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया था, बड़ा इन्वेस्ट किया था, पूरा डूब गया। अब बताओ ये लॉस कहां से लाओगे? तो घर की संपत्तियां भी बिक जाएंगी, रोड निकल के रोड पे आ जाओगे। इस वजह से वहां क्या कहा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कितनी की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। बस इसी बात को ध्यान में रखा गया। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण वो फ्लॉप हो जा रहा था। वर्ष 2008 के अंदर सरकार ने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा ये जो इसकी डिमेरिट है इसको दूर कर दिया जाए। दूर कर दिया और एक नया एक्ट बना दिया जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वर्ष 2008 के अंतर एक नया अध्यादेश जारी किया गया और एलएलपी का निर्धारण कर दिया गया, एक अधिनियम बना दिया गया जिसको किस नाम से जाना गया? तो एलएलपी एक्ट 2008 के नाम से जाना गया। कब पारित हुआ था? तो एलएलपी एक्ट 2008 में पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। फिर पूछा जा रहा है ये लागू कब से हुआ? तो कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 से ये लागू है। पूरा कहां लागू है? तो संपूर्ण भारत में लागू है। देखो, हर एक जैसे ही हम 2 वर्ड पढ़ेंगे आगे एक क्वेश्चन बन जाएगा। भारत के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ? बना तो ये 2008 में बना। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। और कहां लागू हुआ? तो संपूर्ण भारत में लागू हुआ। उससे भी पहले समझ लो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है। मतलब है तो पार्टनरशिप, लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जो पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी की लिमिट बना दी गई है। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं। कौन है? ए बी और सी। ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं। इसने रुपया लगाया है 2 लाख, इसने लगाया है 3 लाख और इसने लगाया है 4 लाख। और पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, लॉस के कारण डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। तो ए से मैक्सिमम कितना रुपया लिया जाएगा? 2 लाख। बी से कितना लिया जाएगा? 3 लाख। सी से कितना लिया जाएगा? 4 लाख। बस 4 लाख 1 रुपया सी से वसूल नहीं किया जा सकेगा। 3 लाख 1 पैसा नहीं वसूल किया जा सकेगा बी से, और 2 लाख 001 पैसा नहीं वसूल किया जा सकेगा
ए से। बात समझ रहे हो ना, 001 पैसा भी वसूल नहीं किया जा सकेगा किसी भी पार्टनर से एक्सेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल से ज्यादा नहीं। तो क्या हो गई, ए की लायबिलिटी की लिमिट हो गई 2 लाख, इनकी लायबिलिटी की लिमिट हो गई 3 लाख, इनकी लायबिलिटी की लिमिट हो गई 4 लाख। यही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लोग एक ऐसी पार्टनरशिप में है जहां की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो 2008 में इसका अधिनियम बना, 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ और संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अधिनियम में क्या क्या है, तो 81 धाराएं हैं। अधिनियम में क्या है, 81 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं और 4 सूचियों में विभक्त है यह अधिनियम। और इसको कहां परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 2N में इसको परिभाषित किया गया है। ये N कैपिटल नहीं है, स्मॉल n है। इसको धारा 2N में डिफाइन किया गया है। और क्या डिफाइन किया गया है, LLP का तात्पर्य एक ऐसी पार्टनरशिप से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत समामेलित हुई है। उसको क्या कहेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत अगर बनेगी तो वो LLP ही बनेगी। जैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी थोड़ी बन जाएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई कंपनी समामेलित होती है तो वो कंपनी ही कहलाएगी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, होगी कंपनी। तो सेक्शन 29N में क्या डिफाइन किया गया है LLP को, कि LLP का तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है, एक ऐसी साझेदारी से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत समामेलित हुई है। ओके। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहां पर नोट आउट नहीं है वो क्या है, कि जब कभी भी LLP का रजिस्ट्रेशन कराने की बात आएगी तो वो कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी। कहां रजिस्टर्ड होगी, कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी, ना कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके की कंपनी है जिसको पार्टनरशिप का चोला उड़ा दिया गया है क्या, ये कंपनी है बिल्कुल। अभी आगे पढ़ेंगे फिर आपको कंपनी लगेगी। इसको पार्टनरशिप का चोला उड़ाया गया है ताकि पार्टनर्स की लायबिलिटी की एक लिमिट बनाई जा सके, अदरवाइज ये है क्या, कंपनी है। ओके। तो कहां रजिस्ट्रेशन, इसका LLP का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सब। LLP का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, तो LLP का रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। साझेदारी अधिनियम इसका आंसर मत चूज कर लेना, गलत हो जाएगा, वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो LLP एक कंपनी है। देखो मैंने क्या कहा, LLP एक कंपनी है। अभी मैंने कहा था ना, LLP एक कंपनी है। कैसी कंपनी है, क्यों इसको मैं कंपनी कह रहा हूं, तो कंपनी की जरा कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना और देखना क्या इसकी भी वही है जिसका निर्माण अधिनियम के अंतर्गत होता है। अभी मैंने क्या कहा, इसका निर्माण कैसे होता है, अधिनियम के अंतर्गत होता है। यहाँ एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, देन रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन LLP बनती है। तो ये एक तरीके की कंपनी बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसको विधान द्वारा निर्मित किया गया, और विधान मतलब लॉ, और लॉ का जन्म कहां से हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, मतलब संविधान से हुआ। ओके। तो जब ये अधिनियम बनाया गया तो पार्लियामेंट में इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया। तो जब वो पार्लियामेंट में वो एक्ट लागू हो गया तो उसको क्या कहेंगे, वो विधान द्वारा बन गया, वैधानिक हो गया। तो LLP कैसी संस्था है, जिसको विधान ने बनाया है, जिसको लॉ ने क्रिएट किया। ये क्रिएटेड बाय लॉ है ना। जैसे कंपनी क्या है, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, देन LLP इज द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। LLP is also artificial person created by law। ये भी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको विधान द्वारा बनाया गया है। ये खुद नहीं थी, विधान कौन है, LLP एक्ट 2008, यही विधान है, इसके द्वारा इसको बनाया गया। इसलिए क्या है, एक वैधानिक संस्था है। ओके। जिसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, जिसका सदस्यों से क्या है, अस्तित्व जो है, सेपरेट एंटिटी है। क्या है, सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी क्या होती है, आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। सेपरेट एंटिटी क्या होती है, सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि ये अलग है और ये इधर इसके पार्टनर्स हैं। ये मान लो LLP है और ये इसके पार्टनर्स हैं। ये आएंगे जाएंगे, ये पार्टनरशिप में आते रहेंगे जाते रहेंगे। एडमिशन होगा, डेथ होगी, रिटायरमेंट होगा, डिसॉल्यूशन नहीं होगा।
कब ये जो एलएलपी है ये डिसॉल्व नहीं होगी। जैसे वैसे क्या होता है, सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं या एक साझेदार को छोड़कर बाकी सब दिवालिया हो जाएं, पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी, ये अपने जो इसके पार्टनर्स हैं उनसे सेपरेट एंटिटी है। इसकी क्या है, सेपरेट एंटिटी है, ये अलग अस्तित्व रखती है। हम अस्तित्व में बने रहेंगे, तुमको जाना जाओ, चलो निकलो हटो, तुम आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएलपी बनी रहेगी। तो सेपरेट एंटिटी में ही ये संभव है कि तुम जाओ आओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बना रहूंगा, ये सेपरेट एंटिटी है। तो इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। यहां पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स के ओरिजिनली ओनर नहीं होते हैं, वो केवल अपने द्वारा पे आउट जितना उन्होंने किया है फर्म को उतना ले सकते हैं फर्म से। वो कहें कि फर्म हमारी हो गई, हम इसको बंद करा देंगे, खत्म करा देंगे, नहीं भाई, ये नहीं करा पाओगे। सेपरेट एंटिटी अलग हो, सिर्फ क्या ले सकते हो, जितना पैसा दिए उतना ले लो और निकलो यहां से, हटो, ठीक। सेपरेट एंटिटी। सतत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। सतत उत्तराधिकार का मतलब परपेचुअल सक्सेशन, ये मैंने बता दिया। सतत कौन है, जो कभी ना मरे, एक बार बन जाएगी बहुत लंबे समय तक काम करेगी, एक बार बन जाएगी बहुत लंबे समय तक काम करेगी, खत्म नहीं होगी, परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, रिटायरमेंट भी होगा, डेथ भी होगी, आओ जाओ फर्क नहीं पड़ता, हम बने रहेंगे, परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी की ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स, सार्वमुद्रा, कॉमन सील, मोहर, जिस प्रलेख पर लगाया वो इनकी हो गई, जिस डॉक्यूमेंट पे ठोक दिया वो इनकी हो गई, कॉमन सील होती है इनकी। एलएलपी की एक कॉमन सील होती है, जबकि पार्टनरशिप में नहीं होती है। ओके। जिस पर साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू नहीं होते। अभी मैंने कहा था यहां पर बताते हुए कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है, ना कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत। लेकिन जब टैक्स लगाने की बात आएगी, तो क्या कहेंगे, इसके लिए इसको साझेदारी ही माना जाएगा, किंतु करों के निर्धारण के लिए इसे क्या माना जाएगा, साझेदारी माना जाएगा। जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स लगाया जाता है और वसूल किया जाता है, एलएलपी पर भी वैसे ही टैक्स लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा। तो टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी नीचे चल के बात करूंगा, नीचे चल के मतलब यहीं पर बोर्ड पढ़ाते हुए जब नीचे पॉइंट में आएंगे तब बताएंगे। जब कभी भी ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे या फिर टैक्स लगाने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, देन हम देखेंगे कि इसको पार्टनरशिप माना गया है। इन दो बातों को छोड़ दोगे तो आपको ये कंपनी ही लगेगी, हमेशा कंपनी लगेगी। ध्यान रखना, जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो एलएलपी को पार्टनरशिप माना जाएगा, अन्य कंडीशंस में कंपनी माना जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, अब यहां पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कौन इसका पार्टनर बन सकता है, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है, तो देखो क्या कहा गया, नियम धारा जो 5 में दिया गया है अनुसार कोई भी व्यक्ति या वैधानिक संस्था। देखो यहां सिर्फ ये नहीं कहा गया कि व्यक्ति ही बन सकता है पार्टनर, कोई भी व्यक्ति या वैधानिक संस्था, व्यक्ति तो बन ही सकता है, वैधानिक संस्थान जो हैं वो भी पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है ना। मान लो एक ए थे शॉपकीपर, दूसरे बी थे शॉपकीपर, ए और बी दोनों मिलकर के, दोनों रजिस्टर्ड शॉपकीपर थे, दोनों मिलकर के अपनी पार्टनरशिप के तौर पर, अपने एलएलपी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दोनों मिलकर के पार्टनर बन सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति या वैधानिक संस्था एलएलपी में साझेदार हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, एक पागल व्यक्ति पार्टनर नहीं बनेगा, दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट और बिकम इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया हो गया है या दिवालिया होने वाला है, दोनों ही इसमें पार्टनर नहीं बन सकते। दिवालिया होने वाला कौन होता है, जिसने पिटीशन दायर कर रखा है, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है कि तुम इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो, वो होने वाला दिवालिया है। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता नहीं भी हो जाए। तो चाहे दिवालिया हो गए हो और चाहे दिवालिया होने वाले हो, दोनों ही कंडीशन में आप एलएलपी के पार्टनर नहीं बन पाओगे। और तीसरा है अवयस्क बच्चा, लिखा होगा कहीं पर, यहां पर, हाँ, अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। देखो
यहां पर एलएलपी में अवयस्क के लिए नहीं कहा गया है कि साझेदार बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं, वहां पर जब अनुबंधों की शर्तों को एक्सप्लेन किया गया है, तब स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक अवयस्क बच्चा सिर्फ लाभों में हिस्सेदार बन सकता है। तो अगर कहीं केवल शेयर उसको प्रॉफिट में देना हो, लॉस हो जाएगा तो तुम झेलो, प्रॉफिट में शेयर देना हो तो अनुबंध कर लो उसके साथ, ठीक है। तो अगर केवल प्रॉफिट की बात आए तो बन सकता, नहीं तो अवयस्क बच्चा भी यहां पर साझेदार नहीं बन सकता है। ओके, बाकी एलएलपी में इस बात की व्याख्या नहीं दी गई है कि एक अवयस्क बच्चा जो है वो बन पाएगा पार्टनर या नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग अभी कह रहे थे ऑडिटिंग की बात कर रहे थे, तो ऑडिटिंग में क्या है, यदि एलएलपी की कुल विक्रय राशि 40 लाख या कुल अंशदान 25 लाख, अंशदान सेल्स, ये क्या है सेल्स, ये क्या है अंशदान। अंशदान का मतलब क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो या तो विक्रय 40 लाख रुपए या कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है। क्या एलएलपी की सेल्स 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है वर्ष भर में, या फिर उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है वर्ष भर में, तो उसका अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है, अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होगा। जबकि कंपनीज की बात करें तो चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाओ, उसकी ऑडिटिंग आपको करानी पड़ेगी, उसकी ऑडिटिंग आपको करानी पड़ेगी। तो 3 डिफरेंस देख लो कंपनी और एलएलपी में जो क्रिएट करते हैं, वो 3 डिफरेंस कौन है जो एलएलपी और कंपनी में क्रिएट करते हैं। अरे ऐसे ढूंढने तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन 3-4 मैं बता रहा हूं आपको मुख्य रूप से। नंबर 1, कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना होता है, जबकि एलएलपी को यह नहीं रखना होता है, ठीक है। कंपनी अगर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी तो भी उसको अपना ऑडिटिंग कराना होता है, लेकिन अगर एलएलपी 40 लाख रुपए तक की बिक्री या 25 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करती है तो उसको ऑडिटिंग कराना अनिवार्य नहीं है। कंपनीज की जब बात करेंगे तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 इस समय पर एक्ट करता है, लागू होता है, जबकि एलएलपी के लिए जो एक्ट लागू होता है वो 2008 है, एलएलपी एक्ट है। अगर ओनरशिप मैनेजमेंट की बात करूं तो कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होती है। मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है, देन वही लोग कंपनीज को ऑपरेट करते हैं, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स ही उसके मैनेजर होते हैं और पार्टनर्स ही उसके ओनर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक, हाँ, अगर कंपनी पे हम टैक्स की बात करें तो कंपनी में कंपनीज का टैक्स रेट लागू होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वसूला जाता है। जबकि जब हम एलएलपी की बात करेंगे तो टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पार्टनरशिप ही माना जाता है। तो ये कई एक डिफरेंस मैंने आपको बताया जो ये बता रहे हैं कि ये है एक पार्टनरशिप जिसको चोला उड़ाया गया है कंपनी का, ठीक है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था ये है एक कंपनी जिसको चोला उड़ाया गया है पार्टनरशिप का। तो दोनों का मिलता जुलता प्रारूप आपको ये देखने को मिलेगा। तो भैया मैंने आपको बताया अगर किसी भी एलएलपी की जो सेल्स है वो 40 लाख रुपीस या कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है तो उसको ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है। अगर इससे ऊपर जाता है तो उसको ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके मिनिमम कैंडिडेट कितने होने चाहिए। तो अगर एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो कम से कम 2 होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप है, 2 के बिना तो पार्टनरशिप बनती ही नहीं है। तो अगर एलएलपी में हम बात करें कि कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए तो कम से कम 2 पार्टनर तो अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अच्छा, बात करें कि अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। एलएलपी में पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट बिल्कुल निर्धारित नहीं की गई, कितने ही लोग मिलकर के पार्टनर्स बन सकते हैं। तो देखो फिर से यहां पर आपको ये कंपनी जैसा प्रारूप दिख रहा है। एक पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं होती, कितने ही लोग वहां पर मेंबर उसके बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी।
इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत भी लगी हुई है, बहुत सारे कंटेंट को मिला करके इसको आपके लिए यूजफुल बनाया गया है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।